दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी का अध्याय 108 और खंड 3 में तीसरे खंड में हम हैं। और पिछले भाग में हमने जाना कि एक मुकदमा जिसमें बापू सहायक वकील थे, उसका फैसला उनके अशील के पक्ष में आया, पर उसमें एक चूक थी जो अदालत की नज़र में नहीं आई और अतः प्रतिपक्ष ने फैसला निरस्त करने के लिए अपील की। उस पर बापू ने गलती कबूल करने को कहा, पर वरिष्ठ वकील मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इससे फैसला पलट सकता था और अशील को बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन बापू ने कहा, झूठे मुकदमे में के लिए मैं काम नहीं करूंगा। बापू ने कहा, झूठे मुकदमे के लिए मैं काम नहीं करूंगा, आप गलती कबूल करिए। जब वरिष्ठ वकील किसी भी तरह से तैयार नहीं हुआ तो बापू ने अशील से कहा, तो वो अशील जो उनका था वो उनको जानता था और उसका बापू के ऊपर विश्वास था। तो उसने कहा, ठीक है, आप गलती करिए और लड़िए। यदि हार हमारे नसीब में होगी तो हार ही सही, और फिर ईश्वर तो सत्य का रखवाला है ही। अब आगे जब पक्षकार सहकारी बने। बापू लिखते हैं कि नाताल और ट्रांसवाल, यहाँ वकीली में फ़र्क था। नाताल में एडवोकेट और अटर्नी में अंतर होने पर भी दोनों को अदालत में समान रूप से काम करने का अवसर मिलता था, लेकिन ट्रांसवाल में बम्बई जैसी व्यवस्था थी। बैरिस्टरी किए हुए व्यक्ति को एडवोकेट अथवा अटर्नी इनमें से एक की ही सनद मिलती थी, फिर उसका धंधा भी उतना ही होता था। यहाँ पक्षकार का सारा व्यवहार एडवोकेट को अटर्नी के माध्यम से करना पड़ता था। अतः एडवोकेट इस नाते से उसका संबंध, बापू लिखते हैं कि अतः एडवोकेट इस नाते से मेरा संबंध हिंदी लोगों से प्रत्यक्ष नहीं आ सकता था। और गोरे अटर्नी मुझे काम क्यों देंगे, ऐसा वातावरण दक्षिण अफ्रीका में नहीं था। ट्रांसवाल में वकीली करते मुझे मजिस्ट्रेट के कैंप में भी कई बार जाना पड़ता था। वहाँ एक प्रसंग हुआ। वो ऐसा हुआ कि मुकदमा चालू था। उसी समय मुझे समझ में आया कि मेरे अशील ने मुझे फंसाया है और उसका पक्ष खोटा है, झूठ पर आधारित है। अदालत में खड़े रहकर बोलते समय वो कांप रहा था। इसलिए मैंने मजिस्ट्रेट को मेरे पक्षकार के उसके विरुद्ध फैसला देने को कहकर मैं बैठ गया। मैंने पक्षकार से नाराज़गी जताई। उसे मालूम था मैं झूठे मुकदमे नहीं लड़ता था। उसने अपनी गलती मानी। वो नाराज़ नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगा। कुछ भी हो, लेकिन मेरे इस व्यवहार का मेरे धंधे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं हुआ और अदालत में मेरा काम और आसान हो गया। और मेरी सत्य निष्ठा के कारण वकील बंधुओं को में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी और परिस्थिति विचित्र होने पर भी कईयों के मन में मैं प्रेम का संपादन कर सका। वकीली करते समय एक और प्रथा मैंने रखी थी। मैं मेरा अज्ञान अशील से छुपाता नहीं था, और जहाँ भी मैं कुछ नहीं कर पाता था वहाँ अशील को दूसरे वकील के पास जाने की सलाह देता था। इस सत्य व्यवहार के कारण मेरे अशीलों में मैं प्रेम संपादन कर सका और दूसरे वकील के पास जाने की फीस भी वो खुशी से देते थे। इस प्रेम और विश्वास का मुझे सार्वजनिक कामों में भी उपयोग हुआ। मैंने पहले ही लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका में मेरी वकीली करने का हेतु लोक सेवा का था।
जिसके लिए मुझे लोगों में विश्वास संपादन करना जरूरी था। बड़े मन के हिंदी भाइयों ने पैसे लेकर की हुई मेरी वकीली को भी सेवा माना, और जब मैंने उन्हें अपने अधिकारों की लड़ाई जीतने के लिए जेल के कष्ट सहने को कहा की सलाह दी, तो उनमें से अनेकों ने मेरी सलाह ज्ञानपूर्वक मानने के बजाय मेरे ऊपर उनकी श्रद्धा और प्रेमवश मानी। ये लिखते समय वकीली के अनेक प्रसंग, मधुर प्रसंग मेरी लेखनी से बाहर निकलने को तैयार है। अनेक पक्षकार मेरे मित्र बने और सार्वजनिक सेवा में मेरे सहयोगी बने, और मेरे कठिन जीवन को उन्होंने रसमय बना डाला। और ये समाप्त होता है यहीं, ये अध्याय समाप्त होता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।